वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। ये परीक्षा योद्धा बुक सीरीज है और इसको मैंने पूरा कंप्लीट करवाया। कुछ पार्ट बच चुके थे जो सीजीएल में नहीं पूछे गए थे और उसका आज मैं मैराथन लेके आया हूँ। जैसे आपके जेपीएससी में अधिनियम और कानून से जितने भी सारे अब तक के 2003 से अब तक के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखूँगा। मोटिवेशनल थॉट है, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। जो भी चीज़ हम सोचते हैं वो चीज़ हम कर सकते हैं। केवल आपके लिए डेडिकेशन होना चाहिए। और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा, और वो हम सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। देखिए दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे नए होंगे, हमारे चैनल से परीक्षा योद्धा की जो है मैराथन की क्लासेज, उसको आप देख लीजिएगा। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। करेंट अफेयर्स के भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो झारखंड के करेंट अफेयर्स को भी आप देख लीजिएगा। परीक्षा योद्धा रिव्यू के नाम से है। और झारखंड एमसीक्यू सीरीज जो चल रहा था वो लगातार चलता रहेगा। अभी समय कम है, इसलिए मैं आपको बता दूं, आज का जो पार्ट है वो अधिनियम और कानून से, अधिनियम जो है और कानून से आने वाले जितने भी सारे क्वेश्चन 2003 से अब तक के जितने भी हैं, उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। इससे बनने वाले क्वेश्चन देंगे। छोटा नागपुर अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ? छोटा नागपुर अधिनियम अधिग्रहण कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1908 में। कब पारित हुआ था? 1908 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 को अस्तित्व में आया। कब आया था? 11 नवंबर 1908 को आया था। यह अधिनियम संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों को छोड़कर संपूर्ण झारखंड में प्रभावी है। मतलब ये क्या है, संथाल परगना प्रमंडल को छोड़कर 6 प्रमंडल में यह प्रभावी है। अगला देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किया गया था, मतलब कब अधिनियमित किया गया था, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो 11 नवंबर 1908 को। देखिए, जेपीएससी पीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। फालतू क्वेश्चनों पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1908 में। जेपीएससी में पूछा गया है। तो चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि झारखंड के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसकी तैयारी मैं इस चैनल के माध्यम से करवाता हूं। और जल्द ही आपको सामने झारखंड पुलिस और एक्साइज कांस्टेबल के क्लासेज जो चल रहे थे उसको मैं पुनः स्टार्ट करूंगा। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? तो 1908 में पेश किया था। एक्साइज इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अगला, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट सीएनटी जिसे बोलते हैं, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट सीएनटी वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1908 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो यह ब्लूप्रिंट जो किसने तैयार किया था? जॉन एच हॉफमैन ने। किसने तैयार किया था? जॉन एच हॉफमैन ने। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया। देखिए, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने का मुख्य उद्देश्य भूमि पर अवैध कब्जों को रोकना था। इसका जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि भूमि पर जो अवैध कब्जा किया जाता था उसे रोकना था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने से पूर्व छोटा नागपुर का जत्था तैयार किया गया था। उससे जत्था तैयार किया गया। इस सेटलमेंट में 16 लाख रुपये खर्च हुए। ये इंपॉर्टेंट है। कितने लाख रुपये खर्च हुए थे? 16 लाख रुपये खर्च हुए थे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रथम वर्ष का सर्वे ट्रेवर्स सर्वे कहलाता है। सर्वे कहलाता है पहला वर्ष को। सीएनटी एक्ट के पूर्व दूसरे वर्ष का कंडस्ट्रल सर्वे कहलाता है। ये सब चीज़ें हैं जो जानने वाली चीज़ें हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को तैयार करने में डॉक्टर डेविसन का, हॉफमैन का, कैप्टन ग्रे का, कैप्टन डिप्री का, डिलिस्टर का, ओलिफेंट का, कर्नहली का, डॉल्टन, कमिश्नर ग्रिमली, मेजर हर्स्ट, कमिश्नर स्लेक। आपको एक बार केवल पढ़ के सुना देते हैं। मेन इसका जो हाथ था वो किसका था? तो डॉक्टर डेविसन और हॉफमैन का था। डॉक्टर डेविसन और हॉफमैन का हाथ इसमें था और यह 1908 में पारित हुआ था। अगला, सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो जॉन एच हॉफमैन। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है और ये पीटी दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। सीएनटी एक्ट में अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल टोटल अध्याय यदि बोला जाए तो 19 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 19 अध्याय हैं और 271 धाराएं हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 मुंडारी, खुटकटी, भुईहरी, कोड़कर
आदि जमीन की रक्षा के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? जमीन की रक्षा के लिए बनाया गया था। अब देखिए इसमें से जितने भी 19 सारे जो 19 अध्याय हैं उसके बारे में दिया गया है। आप ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो हमारे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं और ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। अगला है सीएनटी एक्ट। सीएनटी एक्ट यानी छोटा नाग काश्तकारी अधिनियम जो है, ये सेकेंड अध्याय में काश्तकार समाज की चर्चा की गई। सेकेंड अध्याय में क्या किया गया? काश्तकार जो है समाज, उसकी चर्चा की गई है। तो देखिए कौन कौन से किसकी किसकी चर्चाएं की गई। पहला में भूधारक है गया, दूसरा में रैयत हो गया, तीसरा दर रैयत, चौथा मुंडारी खुटखटीदार, ये सब चीज़ों का चर्चा किया गया है। अगला है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान किया गया है। तो धारा 46 के तहत ये प्रतिबंध प्रदान किया गया है। और धारा 46 जो है रैयत द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध है। तो ये सारे चीज़ें हैं और आप देख भी सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा करने से फ़ायदा नहीं है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको मैं बता भी दे रहा हूँ। अगला है धारा 46 के तहत बेदखली के समय 12 वर्ष हैं, जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण हो जाएगा। यानी 12 वर्ष तक यदि आप कोई ज़मीन किसी को दूसरे के लिए दे देते हैं तो वह ज़मीन जो है उसी का हो जाएगा। ऐसी कुछ चर्चाएं सीएनटी एक्ट के तहत की गई थी। अगला जाता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 ए जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए जमीन से अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। इसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 कानून द्वारा डाला गया है। किसके तहत डाला गया है? तो बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 के तहत डाला गया है। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या कटीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत खुद कटीदार की महिला को पैतृक संपत्ति पर विरासत के अधिकार से बाहर रखा गया। पैतृक संपत्ति पर विरासत के अधिकार से क्या किया गया? बाहर रखा गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूहरी रैयती का परिभाषा में सम्मिलित किया गया। किसको? तो भूत खेत को। किसे सम्मिलित किया गया? भूत खेत को सम्मिलित किया गया है। इसमें भूत खेत, डाली कटारी, पहनई, महतोई सब परिभाषित है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? तो धारा 21 जो है सो भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? तो ये है राजस्व अधिकारी में। किसमें है? राजस्व अधिकारी में है। धारा 119 भू स्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि का सर्वेक्षण और अभिलेख का निर्देश देने की शक्ति राजस्व अधिकारी को है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट्स हैं और आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चैनल पे नए होंगे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और आप किस एथी पे वीडियो चाहते हैं, किस कंटेंट पर, वो आप जरूर बताइएगा। कोरकर भूमि को जाना जाता है, कोरकर भूमि को बावला खनमत कहा जाता है, अरियत भी कहा जाता है, जल शासन भी कहा जाता है। अन्य उपरोक्त सभी चीज़ें कही जाती है कोरकर भूमि को। कोरकर भूमि में बाखला खनमत, जल शासन और अरियत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है? तो काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है भूमिहारी खुटखटीदार जो है ये काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है। अगला देख लेते हैं। बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जा सकती तो 5 साल तक यदि किसी पर खेती नहीं किया जा सकता है तो उस बंजर भूमि को बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है? अब आ जाता है एसपीटी यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां क्या चीज़ होता है? जहां कोई मुखिया ना हो और कोई मूल रैयत ना हो, अर्थात ये और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। इसके बारे में थोड़ा अच्छी तरीके से जान लेते हैं।
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य ऐसा गांव है जहां ना तो मूल रैयत हो, ना उस समय से कोई ग्राम ग्राम प्रमुख मुखिया हो। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन 1937 में हुआ। कब हुआ था? 1937 में हुआ था। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 की अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया। कब किया गया था? तो 1949 में इसका निर्माण किया गया था। यह अधिनियम 1949 में लागू किया गया। यह अधिनियम संथाल परगना के भूस्वामियों और रैयतों के हित में उनकी भूमि की सुरक्षा में बनाया गया था। यह 13 अप्रैल 1949 से अनुपूरक उपबंध के रूप में लागू है। झारखंड के सिर्फ संथाल परगना प्रमंडल में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 लागू है। क्या चीज लागू? 1949 लागू है। संथाल परगना प्रमंडल के कुल 6 जिले दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर से लागू है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं। कितनी अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं और 72 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद, तो गांव के मुखिया का पद अस्थानांतरीय होता है। गांव का मुखिया का पद क्या होता है? अस्थानांतरीय होता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 9 के तहत गांव के मुखिया यानी ग्राम प्रधान पर अस्थानांतरणीय अर्थात ग्राम प्रधान का पद परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। गांव के प्रधान का पद जो है परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा 10 के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा। क्या चीज माना जाएगा? मूल रैयती जोत माना जाएगा। अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने की योग्य है। कोई भी बंदोबस्ती को रद्द करने का योग्य है जब अगर उसमें 5 वर्ष तक कृषि कार्य ना किया गया। यदि उसमें 5 वर्ष तक कृषि कार्य नहीं किया गया है तो बंदोबस्ती रद्द करने के लिए योग्य माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत सारी जो धाराएं पूछी गई उससे आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। तो धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपनी जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है? तो इनमें से सभी, यानी गांव में अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में और रैयत की विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो है एसडीओ और मुखिया जी से मूल रैयत की सूचना देकर वह अस्थायी रूप से नहीं कर सकते, अस्थायी रूप से वह जो है जमीन वो अपने नाम से कर सकता है। देखिए इसमें दिया गया है धारा 22 जो है न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र रैयत दे सकते हैं। धारा 20 और 21 के अंतर्गत रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति, बीमारी या शारीरिक अक्षमता, हल बैल की क्षति, नाबालिग अथवा विधवा होने की स्थिति में अपनी जोत को अस्थायी रूप से किसी न्यास को मूल रैयत या भूस्वामी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना देकर दे सकता है। बाद में रैयत स्वयं फिर अपने नहीं जोतता है तो 10 वर्ष की अवधि के बाद जोत छोड़ दिया जाता है। तो 10 वर्ष की अवधि के बाद क्या होता है? जोत को छोड़ दिया जाता है। आगे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था यह संथाल परगना? तो देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया नहीं है तो यह 1876 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1876 में। अंग्रेजों द्वारा 1876 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था जिसमें आदिवासियों को शोषण के खिलाफ कुछ सुरक्षा प्रदान की गई थी। क्या है? आदिवासियों के शोषण के खिलाफ कुछ सुरक्षा प्रदान की गई थी। यह अधिनियम बंगाल के साथ झारखंड के सीमा के साथ संथाल परगना क्षेत्र में गैर आदिवासियों को आदिवासी भूमि की बिक्री पर रोक लगाता था। गैर आदिवासियों को जो है आदिवासी लोग भूमि नहीं बेच सकते थे। स्वतंत्रता के पश्चात संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 संथाल परगना प्रमंडल में काश्तकारी का पहला संहिताबद्ध कानून है। मतलब ये पहला कानून था जो इस तरह का था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? तो धारा 20 जो है ये रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है। धारा 20 रैयत के अधिकारों का स्थानांतरण, जैसे विक्रय हो गया, दान हो गया, बंधक हो गया, विक्रय पट या एकरनामा, ये सारी चीज़ें जो धारा 20 के अंतर्गत आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? तो धारा 23 जो है रैयत भूमि का विनिमय के लिए प्रसिद्ध है। जो रैयत अपनी भूमि को
अदला बदली करने की इच्छा रखते हैं उपायुक्त की अनुमति से कर सकते हैं। इसमें इस बात का ध्यान रखा जा सकता है रहता है कि अदला बदली की जाने वाली भूमि एक ही गांव या आसपास के गांव में हो तथा भूमि का मूल्य समान होना चाहिए। भूमि का मूल्य क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगला, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। सभी आवेदन जो है वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर, वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर सभी आवेदन दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनरावलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है तो धारा 60 के तहत वर्णित किया गया है। धारा 60 के तहत पुनर्निरीक्षण उपायुक्त के आदेश का पुनर्निरीक्षण आयुक्त के न्यायालय में किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है? आयुक्त के न्यायालय में किया जा सकता है। अगला आ जाता है बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन अधिनियम। बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन अधिनियम खाली जगह में बनाया गया था तो 1969 में। कब बनाया गया था? 1969 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विविध से आने वाले क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों से सामग्रियों या उप उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था तो आदिवासियों द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया था? तो यह इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 को विरोध किया गया था। कब किया गया था? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूल रूल 1856 झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो संथाल परगना के लिए। यूल रूल 1856 जो है या जो संथाल परगना के लिए लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो सेव मंकी प्रशासन जो है ये जो है सेव्ड मंकी प्रशासन भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है। सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और ज़्यादातर आपके सीएनटी और एसपीटी का पार्ट जो है ये आपके जीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स रहता है। छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो यह आया था 1765 में। कब आया था? 1765 में। 1765 में इलाहाबाद संधि के माध्यम से बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। किससे दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। तो छोटा नागपुर अंग्रेजों के अधीन हो गया था। तो छोटा नागपुर क्या था? अंग्रेजों के अधीन आ गया था। अतः छोटा नागपुर का क्षेत्र 1765 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया। क्या हुआ? 1765 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया था। अगला क्वेश्चन है, भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? किसे माना जाता है? तो उपरोक्त सभी को माना जाता है। भूमि रिकॉर्ड में स्वामी दर्ज हो, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता प्राप्त हो, पट्टा अधिकार का मालिक हो, ये सारी चीज़ें जो भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण के तहत किया जाता था। अगला, छोटा नागपुर में विल्किंसन कब लागू हुआ था? तो विल्किंसन जो कब लागू हुआ था? 1837 में। विल्किंसन कब हुआ था? 1837 में लागू किया गया था। कोल्हान क्षेत्र में लगातार हो रहे विद्रोहों को मूल समाधान करने हेतु विल्किंसन रूल बनाया गया। कब बनाया गया था? 1837 में। यह रूल 1832 में हुए कोल विद्रोह का परिणाम था। यह रूल जो क्या था? 1832 में हुए कोल विद्रोह का परिणाम था। इसके तहत 31 नियम बनाए गए थे। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून 1837 में लागू हुआ। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? 1837 में। अगला आ जाता है झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का अन्य राशि भवन के किराया के अतिरिक्त नहीं होगा तो 1 महीने के किराया से अधिक नहीं होगा। तो इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। झारखंड भवन यानी पट्टा किराया या बेदखली नियंत्रण अधिनियम 2011 झारखंड राज्य में इमारतों को किराए पर देने और इनके किरायों को विनियमित करने और वहां से किराएदारों को अनुचित बेदखली को रोकने के लिए एक अधिनियम है। इस अधिनियम में 1 महीने से अधिक के किराए का प्रीमियम, सलामी, जुर्माना या अग्रिम दावा शामिल है या प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके तहत किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भवन को किराएदारी के निर्माण, नवीकरण या निरंतरता, किसी भी प्रीमियम, सलामी, जुर्माना या किराए को भुगतान के अलावा किसी अन्य राशि के भुगतान पर दावा करना या प्राप्त करना अवैध नहीं होगा। ऐसी इमारत के 1 महीने के किराए से अधिक किसी भी राशि का अग्रिम किराए के रूप में पता भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ये था हमारा झारखंड भवन नियंत्रण अधिनियम 2011। अगला है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना यानी पीपीपी के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों को स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत है? तो यह 70% है। कितने? 70% भूमि पर ऐसी व्यवस्था की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे आपके सीएनटी और एसपीटी से ज़्यादातर क्वेश्चन थे। और 8 अप्रैल को वुमेंस डे मनाया जा सॉरी 8 मार्च को वुमेंस डे मनाया जाता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ये आपके एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए ये स्लाइड को मैं इस वीडियो में लगाया है। और ये देखिए झारखंड का एमसीक्यू सीरीज है, जिसमें आपके जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या जेटेट हो, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यदि एमसीक्यू सीरीज नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए। और रेलवे की तैयारी करते हैं तो ये रेलवे की सीरीज चल रही है, और ये 100% सिलेक्शन होगा। आपके प्रीवियस ईयर से ही साइंस के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। छोटे को प्यार और बड़े को सम्मान जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।